Hello, today I'm going to start a new topic of marketing management, that is pricing decision, designing pricing strategies and programs. Content to be discussed include introduction, achieving marketing objectives, establish marketing objectives, designing pricing strategies and programs, pricing strategy, pricing considerations. Introduction. Marketing mix for companies comprises of four P's: product, price, place, and promotion. Price is directly related to bottom line of any business. Profitability of product is required for future operation of the company. Price strategy should communicate to the customer the value company is providing. So as we all know, marketing mix consists of four P's, that is price, product, place and promotion. प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसी भी बिजनेस से. प्रॉफिटेबिलिटी जो किसी भी प्रोडक्ट की होती है वो फ्यूचर ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है. प्राइस स्ट्रैटेजी जो है वो कस्टमर्स को हमें बतानी चाहिए ताकि वो वैल्यू दें कंपनी को. देयर इज innumerable price related challenges in the market for companies. Furthermore, with the advent of internet, customers' awareness for pricing information has improved. Sites like Priceline and eBay are encouraging customers to name their price for products as well as services. So, as we all know कि बहुत सारे प्राइस रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं किसी भी मार्केट में. फिर जैसे जैसे अब कस्टमर ज़्यादा अवेयर हो गए हैं ड्यू टू इंटरनेट, वो कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की प्राइस वेरियस काइंड ऑफ साइट पे और उनके बीच में देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे उनको बेटर प्राइस मिल रहा है और जहाँ पे उनको बेटर प्राइस मिलेगा तो ज़रा चांसेस कि वो जो है प्रोडक्ट वहाँ से ना खरीदें जहाँ उनको महंगा प्राइस मिल रहा होगा. तो दीज आर द प्राइस रिलेटेड चैलेंजेस. और भी बहुत सारे प्राइस रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं विथ ग्रोइंग kind of communication and awareness of the customers. Achieving marketing objective. If a firm has clear objective, it is easier for it to set its price to achieve those objectives. अगर किसी फर्म के पास उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं तो जब किसी फर्म के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसे प्राइस भी सेट करने में ज़्यादा आसानी होती है. वो उसी हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है. तो फर्स्ट है एस्टैब्लिश मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. सर्वाइवल. कुछ उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वाइवल के. इफ अ फर्म इज प्लेग्ड विद ओवर कैपेसिटी, इंटेंस competition or changing consumer wants, price are lower to ensure inventory turnover, but price must cover variable cost and fixed cost. This is only a short run objective. तो अगर हम जानते हैं कि अगर किसी फर्म में ज़्यादा कैपेसिटी है काम करने की या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या फिर कस्टमर्स के वांट चेंज हो रहे हैं तो प्राइस जो है कम करने पड़ जाते हैं ताकि जो उसका सामान है वो जल्दी जल्दी बिके. लेकिन प्राइस ऐसे भी रखने चाहिए, इतने भी कम नहीं कर सकते हैं कि वो प्राइस जो है हमारी कॉस्ट को कवर ही ना कर पाए. तो प्राइस इतने कम करने चाहिए कि जो उसकी कॉस्ट है जैसे कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है जो चेंज होती है विद अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है जो इनिशियल स्टेज पे लगाई जाती है. तो इन सब चीज़ों का रिकवरी हो जाए इतनी प्राइस हम लोग सिर्फ कम कर सकते हैं अगर उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल. तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से भी डिपेंड करता है कि हम प्राइसिंग क्या रखेंगे. तो सेकंड इज मैक्सिमम करंट प्रॉफिट. प्राइस इज सेट टू मैक्सिमाइज करंट प्रॉफिट, कैश फ्लो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो मैक्सिमम करंट प्रॉफिट अगर करना है तो मैक्सिमम कैश फ्लो हमें देखना पड़ता है, हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा चाहिए होता है. प्रॉब्लम इज दैट दिस मेथड डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन which are hard to estimate. Long run performance may be neglected with this method. तो मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि मेथड जो है डिपेंड करता है डिमांड और कॉस्ट फंक्शन पे जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना. तो इस वजह से इसमें क्या हो सकता है जो हमारी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस होती है उसको हो सकता है हम लोग नज़रअंदाज कर दें, इतना ध्यान ना दें जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. So this is the problem with maximum current profit objective. So next is maximum current revenue. Firm tries to maximize revenue. This requires estimating demand.
तो फर्म को ज़रूरत होती है, कोशिश करती है रेवेन्यू अपना बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, डिमांड को एस्टिमेट करना पड़ता है। डिमांड पहले से उसको फोरकास्ट करनी पड़ती है कि उसकी डिमांड प्रोडक्ट की कितनी हो सकती है, ताकि अगर वो इतना डिमांड फोरकास्ट कर लेगा तो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके चांसेस हैं तो वो पूरी तरह बिक जाएगा। जिससे क्या होगा, उसका करंट रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेल ग्रोथ, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। Low price is set assuming that market is price sensitive. तो कम प्राइस रखा जाता है अज्यूम करने पे कि मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव है। गोल इज हाई सेल्स वॉल्यूम। मेथड वर्क्स वेल इफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट fall with increased production and low price discourages competition. तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज सेल ग्रोथ या फिर मार्केट पेनिट्रेशन पॉलिसी, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि हम जितना ज्यादा उस मार्केट में घुस सकते हैं घुस जाएं, वो कैसे कर सकते हैं, और हमारे इससे क्या होगा, सेल ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। तो ये कैसे हो सकता है, या तो हम लो प्राइस सेट कर दें कि ये अज्यूम करके कि मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस गिरेगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्लस गोल भी हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग सेल्स को इंक्रीज करें। अगर हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिर गिर जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रही है वो डिस्करेज कर देती है कंपटीशन को। मतलब हम लोग कंपटीशन में स्टैंड आउट करेंगे अगर हमारा प्राइस कम होगा, जिसकी वजह से हमारी सेल्स ज्यादा होगी और अल्टीमेटली हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग। फर्म सेट अ हाई प्राइस टू स्किम द मार्केट। Method works when there is high demand. Unit costs are not too high for small volume of production. The initial high price does not attract competitors and high price communicates a superior product image. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इनिशियली जब इंट्रोड्यूस करते हैं कोई प्रोडक्ट तो हम उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, जिसके जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स भी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं उस मार्केट के, वो नहीं आ पाते हैं। सेकेंडली वो जो हाई प्राइस होता है वो सुपीरियर प्रोडक्ट इमेज भी दिखाता है। फिर जब हमें लगता है कि उस निश या फिर उस इनकम में वो हमारी प्रोडक्ट बिक चुके हैं, तो हम उस प्राइस को थोड़ा थोड़ा धीमा करते रहते हैं ताकि वो हर लेवल के लोग उसे खरीदते रहें। दिस इज नोन एज स्किमिंग, मतलब हर लेवल पे गिरते रहना, प्राइस को गिराते रहना धीमे धीमे, जब हमें लगता है कि फुल कैपेसिटी यूज हो गई है हमारे प्रोडक्ट बिकने की एट सारे लेवल पे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। Firm prices the product higher than the competitor due to quality but not built into product. तो प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप क्या होती है कि फर्म जो है प्राइस करता है प्रोडक्ट को अपने हायर देन द कॉम्पिटिटर, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हाई रखता है, क्योंकि क्वालिटी उसको लगता है ज्यादा है और प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी में ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी and programs. Pricing is also one of the most important elements determining company's market share and profitability. तो प्राइस जो होता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ताकि जो हमें डिटरमाइन करवा पाए कि हम लोग मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कितनी इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आर थ्री मेजर प्राइसिंग डिसीजन प्रॉब्लम फेसिंग सेलर्स। द फर्स्ट इज हाउ टू सेट प्राइसेस ऑन अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तीन तरह के मेजर प्राइसिंग डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। पहला होता है जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब उसका प्राइस क्या रखें, एक ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड इज हाउ टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट प्राइस ओवर टाइम। कैसे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो टाइम के साथ उसको अडॉप्ट करवाएं, मतलब उसमें कैसे चेंजेस लाएं। एंड स्पेस टू मीट वेरिंग सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो वेरियस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आती हैं, मे बी प्रॉब्लमैटिक मे बी अपॉर्चुनिटीज, तो अपने प्राइस को कैसे वेरी करें ताकि हम मैक्सिमाइज कर पाएं जो भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस उसको हैंडल करने के लिए। थर्ड क्या होती है इज हाउ टू इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंज, कि कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करें कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंज, मतलब जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो जो प्राइस रखा है उसको कैसे हम लोग हैंडल करें। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द एनी बिजनेसमैन। So pricing strategy is dynamic in nature and should reflect changing condition in competition as well as the market. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो डायनेमिक होती है, मतलब वो चेंज करती रहती है, क्योंकि हमने भी जैसे कि पढ़ा कि अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती हैं जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, मे बी न्यू कॉम्पिटिटर आ गया या फिर रूल्स एंड पॉलिसीज चेंज हो गई, लॉज चेंज हो गए, तो जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो हमें चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू
जो भी चल रहा होता है वहाँ पे। तो इट इज डायनेमिक इन नेचर, और जो चेंजिंग कंडीशन है उसके साथ उसे कम्पीट करना होता है मार्केट में एज वेल एज उसके साथ, तो उसके लिए भी उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है वो कैसे बनती है, वो 6 स्टेप फॉलो करती है। तो लेट अस नाउ स्टडी द 6 स्टेप मॉडल। So first is pricing can facilitate is achieving the positioning objective of the company. If the company is facing tough competition or running at over capacity, then price would be set taking into account the variable cost and some part of the fixed cost. This strategy is a short-term in nature. If the company is looking forward to maximize profit, then it sets higher price by considering competition and cost. This strategy has risk of running into trouble with consumer or legal issues. If the company is looking forward to improve and maximize market share, then it will set lower price as to generate maximum volume. Companies looking forward to introduce new technology and revolutionary products looks to set market skimming price. तो अभी जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बेसिस पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी जाती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज मेजर फर्स्ट स्टेप इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सोचेंगे रखने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो कंपनी है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ओवर कैपेसिटी है उसकी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनी बनाते थे और हमारा ऑब्जेक्टिव होता था सर्वाइवल का। तो सर्वाइवल का जब हमारा ऑब्जेक्टिव होता था तो हम लोग क्या करते थे, इतना प्राइस रखते थे कि एटलीस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट और सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट निकल आए। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी जो है शॉर्ट टर्म की होती थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है वो इज सर्वाइवल। फिर मैक्स अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो क्या करते हैं, इसका भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो क्या करती है, हायर प्राइस रखती है इन कंसिडरिंग कॉम्पिटिशन एंड कॉस्ट। फिर फिर अगर कंपनी हमने देखा था क्या करती है, मैक्सिमाइज शेयर या अपना ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है, तो क्या करती है, अपना लोअर प्राइस करती है ताकि उसकी जो सेल्स है वो ज्यादा हो। तो ये कब था, जब ऑब्जेक्टिव था तो मैक्सिमाइज शेयर, मार्केट शेयर या फिर ग्रोथ। Company looking forward to introduce new technology and revolutionary product look to set marketing skimming price. मार्केट स्किमिंग प्राइस अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो वो क्या बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वो कोई नई टेक्नोलॉजी या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करने वाली होती है। फर्स्ट स्टेप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखती है। Now second step is law of economics say that at every price level there is a definite demand for the product. However, this law varies with the nature of product. For example, commodity demand will fall with the rise in the price, and for luxury good demand will rise with the price increase. Companies need to plot the demand curve with respect to the price as to understand price sensitivity. This demand curve can be estimated using statistical method by analyzing historical data or by performing price-related experiments to understand what customers are willing to pay, or through market research and putting the question directly to the customer. तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हर प्राइस लेवल पे डेफिनेट डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की। तो लेकिन ये लॉ प्रोडक्ट वेरी करता है as the companies need to manage cost to be left with respectable margin of profit. Companies need to establish a level of production at which fixed and variable costs can be maintained. Generally, it is observed that production level increase, cost per unit decreases owing to the learning curve effect which comes through experience. Activity-based costing is getting in prominence as to allocate the cost properly, which helps in estimation of profit correctly. Another way of cost setting is through the target costing made famous by Japanese companies. In target costing, companies set price and profit level, after which they concentrate on cost as to maintain the profit level. तो कंपनीज जो हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो अपनी कॉस्ट को मैनेज करें ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे या फिर कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उनका बना रहे। तो कंपनीज नीड टू एस्टैब्लिश लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैन बी मेंटेन, मतलब कि उतना उनको लेवल ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए ताकि उनका जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है वो मेंटेन रहे, ताकि जब वो उसे बेचे तो उनका कुछ लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बन सके। तो देखा गया प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पर यूनिट जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारी जो फिक्स
कॉस्ट जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो एज कम्पेयर टू के अगर हम प्रोडक्शन लेवल कम कर रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट का इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा रहती है। लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी फिक्स कॉस्ट का भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, मतलब कि कितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होती है और हेल्प करती है प्रॉफिट को एस्टिमेट करने के लिए। अ, ये एक और तरीका है कि कॉस्ट सेटिंग का थ्रू द टारगेट कॉस्टिंग मेड फेमस बाय जापानीज कंपनी। इन टारगेट कॉस्टिंग कंपनीज जो है सेट कर देती हैं प्राइस और प्रॉफिट लेवल, उसके बाद वो कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे उस कॉस्ट को मेंटेन करें ताकि वो हमारा जो प्रॉफिट लेवल है वो मेंटेन रहे। So next step is companies need to pay particular attention to what competition is doing with respect to price, cost, and promotional offers. Companies need to be aware by how much competitors can vary their price against the price set by the company. तो नेक्स्ट स्टेप इस कंपनी को अटेंशन देनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स जो है उनके वो कैसा काम कर रहे हैं उनके प्राइस कॉस्ट प्रमोशनल ऑफर्स को लेके, और उनको अवेयर रहना चाहिए कि वो कैसे कॉम्पिटिटर्स को वेरी करा सकते हैं प्राइस के और प्राइस सेट कर सकते हैं कंपनी का। फिर स्टेप 5 इज देयर आर वेरियस मेथड यूज्ड टू द to set the price. Most common is the markup method where price is set at the desired profit level. Target return pricing method talks about setting price based on return on investment set by the company. Perceived value pricing method talks about setting price based on the perceived value in the customer price and company's ability to deliver that value. In value pricing method, companies charge lower price for higher quality product from loyal customers. This method is usually seen in the supermarket, auction type pricing, going rate pricing, group pricing और other pricing methods. तो स्टेप 5 है इसके बहुत सारे प्राइसिंग मेथड होते हैं जिनको हमें सोचना चाहिए कि कौन सा प्राइसिंग मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा और हमारी बिजनेस में कैसे सूट कर पाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमने देखा होगा टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है कि हम कितना रिटर्न चाहते हैं जो कि हमने सोचा है कंपनी के लिए, या फिर परसीव वैल्यू होता है कि उस हिसाब से सेटिंग करना प्राइस के डिपेंड करता है कि कंज्यूमर जो है क्या परसीव वैल्यू चाहते हैं किसी प्रोडक्ट से। फिर दूसरा होता है प्राइसिंग मेथड जिसमें कि अच्छे गुड्स के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस जो है लो रखा जाता है। तो ये यूजुअली सुपरमार्केट में देखा जाता है और वेरियस डिफरेंट टाइप के प्राइसिंग मेथड होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। So next step is following the above 5 step. Companies can now make the final choice of price. This final price is set looking at the consumer perception towards quality and product. Positioning as per the marketing and advertising campaign also determine the final price. तो फाइनल प्राइस जो है सेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर परसेप्शन कि वो क्या सोचता है उस क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में, और उनको उसी तरह से पोजीशन किया जाता है मार्केट में और उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि उनका फाइनल प्राइस जो है उसी हिसाब से सेट कर सके। Next is pricing should adapt to factors like geographical location, market segments, and economic conditions. Companies should remain flexible toward pricing policies and change as per market dynamics. Companies should also not react blindly to price change by competition, rather should focus on analyzing the underlying motive. तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए हम क्या चाहते हैं, और सिर्फ हमें कंपटीशन के वजह से अपने प्राइसिंग में चेंजेस नहीं करने चाहिए। मेन है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है हमें उसको फॉलो करते रहना चाहिए और उस हिसाब से अपने प्राइस में चेंजेस करते रहने चाहिए। Next is pricing consideration. After price is set, consider the following: geographical pricing, set price in different region, countries, etc. Also, how will companies get paid? Barter, buyback arrangement, compensation of cash and products, or an offset. तो जो डिफरेंट टाइप के जोग्राफिकल एरिया होते हैं तो उनमें जो है डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग भी रखी जाती है। डिपेंड करता है कि कौन किस एरिया की प्रॉक्सिमिटी में कहाँ पे आ रहा है, प्लस कैसे पेमेंट लेना है, वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए हमें रखनी चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा गांव है जहाँ पे कार्ड सिस्टम नहीं चलता है तो वहाँ पे उस तरह से कैश नहीं ले सकते हैं, हम लोग कैश का ज़्यादा यूज होगा रेदर देन कार्ड का यूज। तो जोग्राफिकल प्राइसिंग भी इम्पोर्टेंट है। Second point is price discounts and allowances, quantify seasonal trade and discount. तो कैसा चल रहा है वहाँ पे, सीजनल है तो उस हिसाब से डिस्काउंट एंड अलाउंसेस
भी देने चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक सके। प्रमोशनल प्राइसिंग, कैश रिबेट्स, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, नो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, so these are all promotional pricing activities. Pricing consideration, discriminating pricing, different prices for different customer segments, seniors, citizens, students, different product form, trial size, image pricing, location, ticket for different seating at a concert, time, cost, less to call on Sunday. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक होता है डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइस रखना, जैसे कि सीनियर जो है उनके लिए कुछ प्राइस रखना, सिटीजन जो है सॉरी स्टूडेंट जो है उनके लिए कुछ प्राइस रखना, या फिर टिकट्स जो होते हैं हमने देखा होगा वो बेस होते हैं कि लोकेशन कहाँ पे बैठ रहा है इंसान, गोल्ड के सीट्स होते हैं और सिल्वर सीट्स होती हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कि इंसान कहाँ पे बैठ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखी जाती है। So this is known as discriminatory pricing. If a firm is considering a price cut increase, it must consider the reactions of the competitors, suppliers, customers, the government, etc. Companies must also monitor competitors' price changes. In the case of rising costs, a company must decide whether to increase price or reduce amount of sold. तो अगर कोई भी चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उसमें जो है कॉम्पिटिटर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, वो सब जो है प्राइस पे ध्यान देंगे, उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा उस चीज को लेके, तो ये जो होता है बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनके भी प्राइस चेंज पे मॉनिटर रखा जाता है। कंटेंट टू बी डिस्कस्ड इंक्लूड व्हाट आर प्राइसिंग टेक्निक्स, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग and affordability based pricing. What are pricing techniques? The pricing method you select provides direction on how to set your product price. तो जो भी हम लोग प्राइसिंग मेथड यूज करते हैं वो हमें बताता है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट प्राइस क्या रखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 4 प्राइसिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं? फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग टेक्निक्स, second is demand based pricing technique, third is competition based pricing, and fourth is affordability based pricing. So cost based pricing is where the price includes the cost of ingredients and cost of operating the business. तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज बेसिकली, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि डिपेंड करता है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कहाँ कहाँ से वो रॉ मटेरियल ला रहे हैं और कितना उन सब चीज़ों को लाने में कितना पैसा लग रहा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो दिस प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन कि कितनी कॉस्ट हमारी लगी, उस हिसाब से जो पैसा रखते हैं, दैट इज नोन एज फॉर द प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो it is where the price includes the cost of ingredients, कितने कॉस्ट क्या है उन इंग्रेडिएंट्स की, और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, और जब वो काम चल रहा है तो कितना हम लोग लेबर को पे कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, तो वो जो काम ये प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी चीजें उसकी ऑपरेटिंग में लग रही है, इन दोनों का सम जो होता है वो हेल्प करता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। दिस मेथड कैन बी सब क्लासिफाइड एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो इसको फर्दर हमने सब क्लासिफाई कर दिया है इनटू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। So first is cost plus pricing. Under this method, a fixed percentage of profit is added to the cost. This fixed percentage of profit could be the manufacturer's profit, wholesaler's profit, and the retailer's profit. तो ये जो फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है उसे हम लोग जो हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि हमें इतना प्रॉफिट एटलीस्ट चाहिए, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं कॉस्ट में। तो जो फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुड बी द मैन्युफैक्चरर, ये जो हम लोगों ने प्रॉफिट सोचा है वो वे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट हो, या हो सकता है होलसेलर प्रॉफिट, हो सकता है रिटेलर प्रॉफिट हो। जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया प्रॉफिट सोच के कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो उसके बाद जो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट प्राइस आती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। Next is full cost pricing. It is also called absorption cost pricing and uses standard costing technique. In it, total cost is computed by adding the variable and the fixed cost incurred in the product, manufacturing, administration, and selling. On the total cost, the required margin of profit is added. तो इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं,
और इसमें जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है। इसमें जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है फुल कॉस्ट हमारी किस चीज से कंप्राइज करती है, वेरिएबल कॉस्ट से और फिक्स कॉस्ट से। हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि चेंज करती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हम लोग बना रहे हैं, और फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, जो कि फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो हमारी दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे। इनकर्ड इन द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग में जो लगा है पैसा, या एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में पैसा लगा है, जितना भी पैसा लगा है, तो उन सब चीजों को ऐड करके जो हमारी कॉस्ट आती है उसको यूज करके हम लोग यूजिंग द मेथड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या लगता है। ऑन द टोटल कॉस्ट द रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज एडेड, जितना भी प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए है उसको ऐड करके उस टोटल कॉस्ट में हम लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज फुल कॉस्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। It is also known as rate of return pricing. It is similar to full cost pricing, but is different from it in the same respect. In it, also the total cost is computed in the same manner and a required margin of profit is added. So, in this method, rate of return pricing जो होता है हमें पता होता है कितना होगा, और ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग की तरह ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं। इसमें भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो ऐड होता है। दिस रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज अराइव्ड एट ऑन अ रैशनल अप्रोच बाय कीपिंग इन माइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया rather than done by arbitrary as in full cost pricing method. तो हम लोग देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए है, उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट अपना डिसाइड करते हैं, और ना कि ऐसे कि हम देख लेते हैं कि हमें कितना कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो target profit pricing is next, and third method of cost-based pricing technique. Next is marginal cost pricing. The marginal cost pricing aims at maximizing the contribution towards fixed cost. The marginal cost will include all the direct variable costs of product. In addition, portion of fixed cost is also realized. तो इन दिस मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जितना भी हम लोग मैक्सिमाइज अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट से वो कर लें। इसमें जो है सारे हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो ऐड होते हैं, प्लस ऑल्सो हम लोग इसमें कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बन जाता है। नेक्स्ट मेथड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग. Demand based pricing is a system where the price is based on customer demand or need for the product. If the product is unique or innovative, a value-based pricing helps create a demand for the product or service. मतलब ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो क्या डिमांड रखता है उस प्रोडक्ट की, जिस हिसाब से डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्राइस रखते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट यूनिक है या इनोवेटिव है, किस तरह से वो उस डिमांड को केटर कर सकता है और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी कस्टमर के लिए, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस में रखी जाती है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो हम लोग प्राइस ज़्यादा रखेंगे, अगर कम डिमांड है तो हम लोग प्राइस उसकी कम रखेंगे। The following method belongs to the category of demand-based pricing. कौन-कौन से method है? Skimming pricing and penetration pricing. Skimming pricing क्या होता है? Skimming pricing aims at high price and high profit in the early stage of market. As word skimming indicates, this method quickly skims the market in the first instance to high price and subsequently settles down for lower price. This method is very useful in the pricing of new products, especially the one that have a luxury or special element. तो फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आईफोन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे उसका प्राइस जो है गिरता है। क्यों गिरता है? जब उसको इनिशियली हम लोग करते हैं मार्केट में इंट्रोड्यूस, तो उसका प्राइस हाई इसलिए रखा जाता है ताकि जो हाई इनकम वाले लोग हैं जो डिमांड रखते हैं वो पहले उसको खरीद लें। फिर जब उसको लगता है कि जितने भी हाई इनकम वाले थे ऑलमोस्ट अब इससे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ सकती है, सेल नहीं हो सकती है इस ग्रुप ऑफ इनकम में, तो हम लोग अपने प्राइस को थोड़ा गिरा देते हैं। फिर जो उससे नीचे वाले ग्रुप ऑफ इनकम वाले लोग होते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। फिर जब फिर से हमें लगता है कि अब उससे ज़्यादा सेल हमारी उस ग्रुप ऑफ इनकम में नहीं हो सकती, तो हम उसको थोड़ा और गिरा देते हैं। तो दिस मेथड नाम ही से हमें पता चला है स्किमिंग, मतलब धीमे धीमे स्किम करना अपने प्राइस को, ताकि हमारा प्रोडक्ट की जो जितना ज़्यादा पॉसिबल उसका डिमांड हो सकती है उसकी डिमांड और उसकी सेल हो जाए।
तो इससे क्या होता है, हमें हाई प्राइस एंड हाई प्रॉफिट मिलते हैं अर्ली स्टेज को। धीमे धीमे हमारी प्राइस जो है गिरती रहती है, हमारा प्रॉफिट जो है कम होता रहता है। लेकिन इससे एक फायदा होता है कि हम लोग हर इनकम लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ skimming pricing. It is intended to help the product penetrate into the market to hold a position. This can be done only by adopting a low price in the initial product until such time the product is finally accepted by the customer. तो ये अपोजिट है स्किमिंग प्राइसिंग का, और इसमें क्या होता है, हेल्प करता है प्रोडक्ट को कि वो पेनिट्रेट कर जाए मार्केट में, ताकि वो एक अपनी पोजीशन बना पाए। तो ये कैसे हो सकता है, अगर हम लोग प्राइस अपना प्रोडक्ट का कम रखेंगे शुरुआत में, तो वो जो है अल्टीमेटली उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होगी और सारे कस्टमर्स तक रीच में आ पाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. So this method of pricing is desirable under the following condition: when sales volume of the product is very sensitive to price. जब हमारे सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस के, मतलब अगर मान लो अगर प्राइस हमने बढ़ा दिया तो हमारे सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएंगे, और प्राइस अगर हमने गिरा दिया तो हमारे सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो इट इज वेरी सेंसिटिव। व्हेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल इज टू बी इफेक्टिव, जब हमें लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा सेल्स इफेक्ट हो जाएगी, जब हमें स्टेबिलिटी प्राइस की चाहिए होती है, तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग इन तीन चीजों में यूज होती है। नेक्स्ट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग. This pricing method is useful when the product is homogeneous and market is highly competitive. Under this method, the company tries to maintain the price of its product more or less at par with its competitors' price. This pricing method includes, so competition based pricing, हमें नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, ज्यादातर लोग जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होंगे, तो इसे कहा जाता है होमोजीनियस। और जब होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो हमारी मार्केट जो है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगी। तो इस मार्केट में प्राइस को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, सब लोग ऑलमोस्ट अब एक ही रेट पे बेचते हैं, तो इट इज मोर और लेस एट पार, मतलब ऑलमोस्ट कम ज्यादा बहुत ही कम माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, सब ऑलमोस्ट सेम रेट पे बेचते हैं। तो इस प्राइसिंग मेथड में क्या क्या होता है, प्रीमियम प्राइसिंग होता है, डिस्काउंट प्राइसिंग होता है, गोइंग रेट प्राइसिंग होता है एंड टेंडर प्राइसिंग होता है। So what is premium pricing? Premium pricing means pricing above the level adopted by the competitors. Premium pricing का मतलब होता है जब हम लोग प्राइस जो है कॉम्पिटिटर जो हमारे रख रहे हैं उससे ज्यादा जब रखते हैं तो उसे कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है। डिस्काउंट प्राइसिंग क्या होता है, जब हम लोग प्राइस जो है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रख रहे हैं उससे कम रखते हैं। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइसिंग। नाम से पता चल रहे हैं, प्रीमियम मतलब होता है ज्यादा, मतलब जो हमारा रेट जो कॉम्पिटिटर्स का चल रहा है मार्केट में उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना, और डिस्काउंट मतलब होता है जो रेट चल रहा है कॉम्पिटिटर्स में वो उससे कम रखना। गोइंग रेट प्राइसिंग इट्स मीन मैचिंग द कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, मतलब जो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स और भी कॉम्पिटिटर्स जो प्राइस पे बेच रहे हैं सामान, उस प्रोडक्ट को उतने ही प्राइस पे बेचना, दैट इज नोन एज गोइंग रेट प्राइसिंग। Next is tender pricing. In this method, the seller tries to base the price of bid on the basis of the competitor's price. It is more applicable to industrial products and the products or services purchased and contracted by institutional customers. Such customers usually go by competitive bidding through steel tenders or by quotation. तो टेंडर में क्या होता है, इसमें जो है बेस प्राइस और जो होता है वो होता है कॉम्पिटिटर्स प्राइस पे, और ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज होता है। इसमें बेसिकली बिडिंग होती है और उस हिसाब से जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी बेस्ड pricing. The affordability-based pricing method is relevant in respect of essential commodity, which meets the basic needs of all the sections of the people. The idea is to set price in such a way that all sections of the population are in position to buy and consume the products to require extent. तो अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है कि इस हिसाब से प्राइस रखना कि जो है हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, बेसिक नीड है, वो सब तक पहुंच जाए। इसमें क्या होता है, प्राइस ऐसे रखा जाता है कि सारे पॉपुलेशन जो है वो उस पोजीशन में हो तो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ना बहुत ज्यादा हाई प्राइस रखा जाता है, ना बहुत ज्यादा लो प्राइस रखा जाता है, इतना रखा जाता है कि सब लोग उस तक पहुंच जाए उस प्रोडक्ट तक।
ये बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज के लिए होता है जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें फैक्टर्स विच कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन ग्रुप, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स में बांट सकते हैं? फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड इज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। So these factors are the key factors affecting the pricing decision. Internal factors में क्या आता है? कॉस्ट आता है। इसमें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? कॉस्ट। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मार्केट शेयर। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा जो है ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न जो हमें मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट से वो ज्यादा होना चाहिए, कैश फ्लो इनफ्लो जो है ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। बाहर मतलब जो हमारा पैसा जा रहा है वो कम होना चाहिए, जो अंदर आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे हम लोग इंक्रीज करें, अपने सबसे ज्यादा करें, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है इसमें। मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज करें, ये भी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इंटरनल फैक्टर्स में। फिर नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती हैं, फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर ये प्लांट खरीदना पड़ा जिसमें हम लोग अपनी मशीनरीज लगाएंगे। अब जो मशीनरीज लगाएंगे वो भी हमारी क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई। क्यों फिक्स कॉस्ट हो गई? क्योंकि एक इनिशियल स्टेज पे हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। अगर वो चीज नहीं लगाएंगे तो हम आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो हम बिल्डिंग नहीं लेंगे तो हम लोग कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे? ऑल्सो अगर हम लोग मशीन नहीं लेंगे हम लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बनाएंगे? तो ये जो पैसा होता है एक बार लग जाता है। अब एक इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एजुकेशनल सेंटर। कोई भी एजुकेशनल सेंटर होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक बिल्डिंग ली जाती है, फिर टेबल चेयर बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं वो लगाई जाती है। अब भले ही स्टूडेंट्स आए या ना आए, एडमिशन हो ना हो, लेकिन मुझे पैसा लग गया वो लग गया। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अब जैसे मान लो अब कोई मशीन थी हमने लगाई थी, लेकिन उसमें प्रोडक्शन सिर्फ एक प्रोडक्ट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एक प्रोडक्ट के हिसाब से हो रहा है, उसमें पैसा लग रहा है, दो प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या लेबर जो यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है किस पे? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे उस हिसाब से हमारा प्राइस जो है बढ़ता रहता है। अब जो इंस्टीट्यूशन का हमने एग्जाम्पल लिया है अभी, कि जैसे कि बिल्डिंग हो गई, कॉलेज हो गया, तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बुक्स लाना, पेन लाना, ये सब जो है हमारे वेरिएबल कॉस्ट में किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कितने उसमें हम लोग लोगों को कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कम होंगे कम कॉस्ट होगी, ज्यादा होंगे तो ज्यादा कॉस्ट होगी। तो दिस इज नोन एज फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ हद तक या बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे तीन तरह की बताई गई है, इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड। मतलब ये इलास्टिसिटी मतलब होता है कि कितना डिमांड में चेंज आ रहा है जब हम लोग प्राइस में चेंज कर रहे हैं। अगर मान लो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी डिमांड कितना गिर रही है उस हिसाब से, और अगर प्राइस हम लोग गिरा रहे हैं तो हमारी डिमांड कितनी इंक्रीज कर रही है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेशंस कभी भी कैसे भी चेंज हो सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट रेगुलेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अपने वर्किंग या अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज कस्टमर रेगुलेशंस। कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है? जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वो कभी भी चेंज हो सकता है, मे बी उनका ट्रेंड चेंज हो गया, या फिर अब मान लो वो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट की जगह उनको कोई एडवांस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो उन सब फैक्टर्स को भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्राइसिंग डिसीजन लेने चाहिए। So thank you. I hope you have understood all the factors and all the points. So please go through it and thank you.